जय हिंद साथियों, रीक जम अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि ग्रामीण समाज एवं विकास से यूपी लेखपाल में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला अध्याय शुरू होता है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। इससे जितने भी सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका संग्रह वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में 6,40,930, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब इसकी व्याख्या है कि भारत एक प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं। वहीं विश्व बैंक की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। उसके बाद से भारत के गांव भौतिक संरचना एवं जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं और भारत की लगभग गांव से 70% जो कि आबादी निवास करती है या गांव में रहती है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट थे। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो वो दिए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसको याद करने का तरीका ये है कि ग्रामीण लोग कहाँ कार्य करते हैं? खेतों में। तो खेतों यानी कि फील्ड, खेत को फील्ड भी बोलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे इसको, रॉबर्ट रेडफील्ड। अब इसकी व्याख्या है कि रॉबर्ट जो है रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान थे उन्होंने ग्रामीण समुदाय को क्या कहा था? लघु समुदाय कहा था। और ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव आदि पाया जाता है। लॉरी लेंसन के अनुसार मनुष्य की अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की कहानी ही है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो सभी को, यानी कि उपयुक्त डी। अब डी में क्या आता है कि सामाजिक में अनौपचारिकता भी पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय भी है गांव का। उसके बाद से प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता भी यहाँ पे होती है। तो ये सभी विशेषताएं पाई जाती है इस गांव समुदाय में, यानी कि ग्रामीण समुदाय में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या देखिए
कि उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। उपनगरीय ग्राम की बाहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्राम के बाहरी क्षेत्र को ग्रामों तथा नगरों को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति विविधता देखने को मिलती है उसे ही उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो है 83.3 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी 83.3 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% हम कह सकते हैं। नहीं तो एग्जैक्ट डाटा 2011 के अनुसार मैं बताऊं तो 68.89% है। यह जनसंख्या देश के 6,40,930 गाँवों में निवास करती है। गाँवों का आकार सामान्यतः छोटा होता है। भारत के 3.38 लाख गांव ऐसे हैं जहां की आबादी 1,000 से भी कम पाई जाती है। तो आप इन फैक्टों को भी साथ साथ याद रखते चले गए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अत्यधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके बाद से नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन है और 6वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो वो मिलता है वैदिक साहित्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांवों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि, यानी कि आदि। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है और 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यवहारिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित होती है? तो वो होती है कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या को देख लेंगे। व्याख्या में यह कहा गया है कि व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रिया अधिक प्रचलित है, अतः गांवों के निर्धारण का मुख्य आधार भी कृषि को माना जाता है। गांव के बहुत कम लोग ही कृषि को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में लगे रहते हैं। यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्रमुख आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है और 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण परिवेश की जो है विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो वो है एकल परिवार की परंपरा। ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट है। इसमें यही नहीं दर्शाता है, नहीं तो सरल एवं सामान्य जीवन भी दर्शाता है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव भी दर्शाता है और श्रम के विशेषीकरण का महत्व भी दर्शाता है। अब आइए उसकी व्याख्या पे थोड़ा नज़र डालते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि एकल परिवार की परंपरा ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता में सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक जीवन में एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, श्रम के विशेषीकरण का महत्व आदि शामिल पाया जाता है। ग्रामीण अशिक्षित एवं भाग्यवादिता वाले होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है और 9वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, यानी कि उसके खिलाफ भिन्न है? तो वो है विनिर्माण कार्य द्वारा विकसित अव्यवस्था इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
और इसकी व्याख्या पे नज़र डालते हैं तो जो है कथन जो है डी असंगत है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय का मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होता है, अतः विनिर्माण कार्य पर विकसित अवस्था नहीं होते रहे। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व भी कम पाया जाता है। परिवार को एक सदस्य की प्रतिष्ठा का संबंध दूसरे परिवार के संबंध से होता है। इसमें प्राथमिक जो नियंत्रण की प्रधानता होती है। तो जो है ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण समुदाय में जो कि विनिर्माण का कार्य विकसित अवस्था में नहीं होता है, यही बात ये जो कि असंगत है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, और 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो वो जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर न करके धन, पद और शिक्षा आदि के आधारों पर किया जाता है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयासों से ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों में से भेदभाव की संभावनाओं में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जाति के अर्थों में भी बदलाव आया है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम समुदाय का सामाजिक स्तरीय महत्व किस रूप से प्रदर्शित होता है, तो वो होता है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से इसकी व्याख्या पे नज़र डालते हैं तो ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व समाज की मौलिक इकाई, प्राचीन संस्कृति के संवाहक रूप से, सामाजिक संगठन का जो है प्रारंभिक रूप, आर्थिक जीवन का आधार, प्रजातंत्र का जो है आदर्श एवं जो है प्रारंभिक रूप आदि के रूपों में जो प्रदर्शित होता है। अतः यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, और 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, तो वो परिवर्तन हुआ है जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब व्याख्या पे नज़र डालते हैं तो जो वर्तमान ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में जो है प्रमुख परिवर्तन हुआ है, जैसे जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव, जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त, जाति से संबंधित नियम कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन, जो है अंतर जातीय विवाह का उल्लंघन आदि, जो है योग्यता और कुशलता, आर्थिक समानता आदि स्तरों पर जो है स्तरों में भी बदलाव आया है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन जो कि चकबंदी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, तो वो हुआ है शतपथ ब्राह्मण, यानी कि शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिसमें महाजनी प्रथा का जो है उल्लेख किया गया है वो है शतपथ ब्राह्मण। इसकी व्याख्या पे नज़र डालते हैं तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसके लेखक कृषि जो है याज्ञवल्क्य हैं। वे शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों का रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव के महाजनों पर निर्भर नहीं करना पड़ रहा है, जिससे महाजनी प्रथा की समाप्ति कगार पे है। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है। जिन ग्रामीणों के क्षेत्र में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है। तो ये हैं श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उनकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या क्या है, इस पर नज़र डालते हैं तो जो है आधुनिक समय में ग्रामीणों के जीवन में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। इनमें राजनीतिक जो है चेतना आई है। वे सब कमज़ोर समूह में नहीं बल्कि संगठित होकर दबाव के समूह में
चुने प्रतिनिधियों को अपनी मांगों को मनवाने में सक्षम हुए हैं। इसी को देखते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि जिन ग्रामीणों क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाज में व्यवस्थित रूप से जो है क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सामाजिक संरचना। यानी कि समाज का व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, तो वो सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसकी व्याख्या पर नज़र डालें तो ये इसकी व्याख्या ये है कि समाज के व्यवस्थित रूप से सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक जो है प्रतिमानों, समितियाँ, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों को व्यवस्थित रूप से शामिल होते हैं। इनमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रूप में रहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है, तो वो करता है भौगोलिक कारक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और उसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं तो सामाजिक परिवर्तन का भौगोलिक कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र, शारीरिक क्षमता आदि को प्रभावित करता है। मानव का विकास प्राकृतिक जो है परिस्थितियों पर निर्भर है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण गांव जब बर्बाद हो जाता है तब मानव दूसरे स्थानों पे जाकर बसता है और वहाँ की प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्य आदि को ग्रहण करता है। इससे संस्कृति में परिवर्तन और उससे इसकी संस्कृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये था 16 नंबर की व्याख्या। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं, तो वे सहायक होते हैं सभी, यानी कि अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, यानी कि ये सभी है। अब इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं तो जो सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, अंतर्जातीय विवाह, सामाजिक संरचना में बदलाव आदि के कारण आवश्यक होते हैं। आर्थिक कारणों से उपयोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ जो है औद्योगिकरण आदि सम्मिलित होते हैं। यह आर्थिक कारण सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो वो है सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं तो सामाजिक जो गतिशीलता जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। यह विभिन्न कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होती है, जिसे नगरीय समाज में अधिक देखा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारणों को में जो है आर्थिक कारक, जैविक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक पहलू आदि जो है प्रमुख हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, और 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, तो वो है समतल परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं तो सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तनों की जो समरेखा परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन प्रमुख है। अतः समतल परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का जो है प्रतिमान नहीं है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभाव से वर्तमान समय में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को जो है समरैखिक परिवर्तन की जो है अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसी परिवर्तन में जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के लिए जो है संचयी विकास होता है। तो जो सामाजिक जो है परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है वो है समतलीय परिवर्तन। उसके बाद से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है, तो वो देखा जाता है उतार चढ़ाव परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पर नज़र डालें तो इसकी व्याख्या है कि समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन का उतार चढ़ाव परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत देखा जाता है। इस परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत समाज की अच्छी तथा खराब स्थिति को देखा जाता है। इसमें अच्छी स्थिति ऊंचे भाग पर तथा खराब स्थिति नीचे भाग दिखाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है,
कि मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, तो वो है चक्रीय परिवर्तन, क्योंकि इसमें अवस्था बदलता रहता है, इसे चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। अब इसकी व्याख्या पे नज़र डालते हैं तो मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन है। प्राकृतिक जगत, मानवीय जो है सभ्यता, फैशन परिवर्तन वृत्तकार क्रम में होता रहता है। यह मानव कि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को भी प्रभावित करता है। ऐसे परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन प्रतिमान के जो है अंतर्गत देखा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, और 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य है तथा परिवार के संबंध में सत्य है, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी कि यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, नवजात शिशुओं का भी देखभाल करना। उपयुक्त सही है, समाज जो है परिवार का कार्य तथा परिवार के संबंध में सत्य, तो उपयुक्त सत्य दिया है। अब इसकी व्याख्या पे नजर डालें तो परिवार मानव के विकास के साथ ही निरंतर पाया जाता रहा है। यह नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। यह यौन संबंधों तथा संतान उत्पत्ति, सामाजिक एवं न्याय एवं सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है। यह भावनात्मक तथा घनिष्ठता का जो है वातावरण प्रदान करता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 35 प्रश्न इस अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की विशेषता नहीं है, तो वो नहीं है तो सामाजिक नियंत्रण की अप्रभावी साधन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या पर नज़र डालें तो परिवार सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन होता है, अतः विकल्प जो है सी गलत है। परिवार की प्रमुख विशेषता में से एक निवास स्थान, दीर्घकालिक समूह जो है रक्त संबंधों का बंधन, भावात्मक लगाव, समाजीकरण, समाज की मौलिक इकाइयों आदि में पाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार में जो है उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो हैं बैकोफन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसकी व्याख्या पर नज़र डालें तो परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादन जो बैकोफन थे, किंतु इस सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की है, और बैकोफन ने परिवार की जो है उद्विकासीय रूप को 4 चरणों में जो है बांटा है, जिसका जो है क्रमशः कामचार की स्थिति जो है बहुपति विवाही परिवार, जो है बहुपत्नी विवाही परिवार और एक विवाही परिवार में प्रस्तुत किया है। वहीं मॉर्गन ने परिवार को विकास को 5 स्तरों में विभक्त किया है, जिसमें से समरक्त विवाह, समूह विवाह, जो है शिशमांडियन परिवार और जो है पितृसत्तात्मक परिवार तथा एक विवाही परिवार शामिल है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मॉर्गन है वो जो है परिवार को 5 भागों में बांटा है, और जो है बैकोफन है वो जो है परिवार को विकास के लिए 4 भागों में बांटा है। उसके बाद से नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को जो उत्तरदायी नहीं माना जाता है, तो वो अस्थायी जीवन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पे नजर डालें तो ग्रामीण परिवार के जो परिवर्तन के कारकों में अस्थायी जीवन नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीण परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण में जो औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात का विकास, जनसंख्या वृद्धि, जो पाश्चात्य और संस्कृति आदि जो है इसमें प्रमुख हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो है नातेदारी व्यवस्था की कमी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जो है सदस्य एक साथ रहते हैं, तथा नातेदारी व्यवस्था इनमें जो है प्रमुख पाई जाती है, अतः ऑप्शन सी गलत है। संयुक्त परिवार की विशेषता में विशाल आकार, संयुक्त जो है संपत्ति पाया जाता है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य,
जो है साझी रसोई और सामूहिक एकता आदि इनमें प्रमुख है। उसके बाद से 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश, सत्ता एवं संस्थान जो है स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? तो है पितृवंशीय परिवार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार जो है प्रमुख है। जो इसमें जो है पितृवंशीय परिवार तथा मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में जो है परिवार की सत्ता या अधिकार पिता वो पुरुषों के हाथों में होती है, वहीं मातृवंशीय परिवार में सत्ता माता एवं स्त्री के हाथों में होती है, जो परिवार पर नियंत्रण रखती है। तो इनके सारे व्याख्या साथ में दिया है, बहुत अच्छा इसमें आपको लगेगी वीडियो, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि दयाभांग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पर नज़र डालें तो दयाभांग संयुक्त परिवार भारत के बंगाल तथा असम में पाया जाता है। इस परिवार में पुत्र को दंपति के आधार पर पिता के मरने के बाद ही प्राप्त होता है। पिता के जीवित रहते ही पुत्र दंपति मांगने का अधिकार नहीं होता है। इस परिवार में पुरुष एवं स्त्री दोनों दंपतियों के समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विघटन का कारण नहीं है? तो वो है जो है सामान्य धार्मिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो सामान्य धार्मिक कर्तव्य संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है, बल्कि यह संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार में जो विघटन कारणों में जो है नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, यातायात के साधनों में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तिगत पश्चिमीकरण, परिवार का महत्वपूर्ण वातावरण और वैधानिकरण आदि इसमें प्रमुख है। उसके बाद से नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग का जो है प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संस्कृतिकरण। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है, जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग का जो है प्रतिष्ठा वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित होने वाले प्रयासरत रहता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज का निम्न वर्ग विशेष रूप से संस्कारों, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांडों एवं विचारों से प्रभावित होता है और उसे वह अपने जीवन में अपनाता है। उसके बाद से भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्म निरपेक्षता तथा जातीय गतिशीलता का अध्ययन प्रस्तुत किया है। उसके बाद से नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है और 31 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरकार द्वारा किए गए वे प्रयास जिसमें जो है संस्कृतिकरण का प्रक्रिया का मुख्य बढ़ावा मिला है वो ये सभी है: आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार और मताधिकार का अधिकार। तो ये सभी है। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो इसकी व्याख्या स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्यक्रम तथा नीतिगत फैसले के लिए जिसमें जो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है, जैसे समाज के पिछड़े वर्ग, निम्न जातियों के लिए किए गए आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नीतिगत उपायों से समाज में एक स्वतंत्रता का वातावरण पैदा हुआ है, जिससे समाज परंपरावादी रूप से ऊपर उठकर गतिशील समाज बन गया है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है और 32 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पे पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो वह है उच्च वर्ग का प्रभाव जो है प्रभाव बढ़ना। अब इसकी व्याख्या पे नज़र डालें तो समाज में उच्च वर्गों का जो है प्रभाव बढ़ना संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पे पड़ने वाला जो है प्रभाव नहीं है, क्योंकि संस्कृतिकरण के कारण समाज में जो है स्त्रीकरण में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जाति प्रथा कमज़ोर हुई है
और सामाजिक सद्भाव में बढ़ावा मिला है। सामाजिक जो है समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और म्यानों में बदलाव आया है। उसके बाद से नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है, तो वो है बाल विवाह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसकी व्याख्या पे नज़र डालें तो यह पश्चिमीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज में बाल विवाह की जो है प्रवृत्ति कम हुई है, वहीं प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि में जो है प्रवृत्ति बढ़ी है। पश्चिमीकरण से परिवार, जाति, राजनीतिक प्रथा, मूल्यों, कौशल, खान पान, रहन सहन, कला, शिक्षा, साहित्य आदि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। अतः पश्चिमीकरण बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिससे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी प्रभावित हुए हैं। तो पश्चिमीकरण प्रभाव से भारतीय समाज में कौन सी विवाह की कौन सी प्रवृत्ति में कमी हुई है, तो वह बाल विवाह में। लेकिन वहीं प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह में वृद्धि हुई है, यह प्रवृत्ति बढ़ी है। उसके बाद से 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण का सकारात्मक प्रभाव है, तो वो है ये सभी। यानी कि स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जाति प्रथा में भी परिवर्तन हो रहा है, रोजगार के विविध अवसर मिले हैं। ये सभी जो है सकारात्मक प्रभाव हैं। अब इसमें व्याख्या पे नज़र डालें तो पश्चिमीकरण की सकारात्मक प्रभाव में स्त्रियों की स्थिति में सुधार, रोजगार के जो विविध अवसर, जाति प्रथा में परिवर्तन को देखा जाता है। पुरुष समय में महिलाओं की स्थिति में दयनीय थी, रोजगार में इतने अवसर उपलब्ध नहीं थे तथा जाति प्रथा अत्यधिक कठोर थी। पश्चिमीकरण के अन्य प्रभावों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों में खान पान, रहन सहन में परिवर्तन, विचार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आदि इसमें प्रमुख हैं। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन जो 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, तो वो है परंपरावाद को बढ़ाना। आप इसकी व्याख्या पर नज़र डालें तो यह परंपरावाद को बढ़ाना आधुनिकीकरण की जो है प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं है, क्योंकि आधुनिकीकरण में समाज में जो है तर्कता एवं वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला है। आधुनिकीकरण की विशेषताएं सामाजिक गत्यात्मक पद में परिवर्तन, सामाजिक विविधीकरण, उसके बाद से संरचनात्मक जो है परिवर्तन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, नवीन विचारों का उदय एवं शिक्षा का व्यापक प्रसार आदि इसमें प्रमुख है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आप ये जो है हमारे चैनल पे एकदम फ्री डेली ग्रामीण परिवेश की क्लासेस चैप्टर वाइज ली जाएंगी, तो आप अत्यधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।